हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 3rd यानी परिवहन को क्या करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। यानी चैप्टर 3rd है आपका परिवहन और 5 नंबर इसमें कम से कम सवाल पूछता है और इसको हम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे। तो आइए आगे चैप्टर को लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न है इसमें। चलिए प्रश्न आगे कि सबसे पहला प्रश्न है आपका परिवहन, यानी परिवहन क्या है। देखिएगा परिवहन किसे कहते हैं। चलिए तो यहाँ जो है कि परिवहन यानी शरीर में जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों का उसके मूल स्रोत से कोशिकाओं तक पहुंचाना एवं कोशिकाओं में निर्मित हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। देखिएगा परिवहन में क्या होता है आपका जैसे मान लीजिए कि शरीर में मान लीजिए कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण किए, किसको ग्रहण किए, तो ऑक्सीजन को ग्रहण किए और ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद शरीर में हानिकारक यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कि नहीं, तो किसी न किसी माध्यम से यानी रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर जाता है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। और यह जो क्रिया है परिवहन का मेन काम वह रक्त के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, रक्त यानी ब्लड के माध्यम से होता है। फिर आपका आगे है कि पौधों में पदार्थों का परिवहन। पौधों में किसका परिवहन, पदार्थों का परिवहन। यानी उसको हम ऐसे कहेंगे कि एक कोशिकीय पौधा जैसे क्लेमाइडोमोनास है, यूग्लिना है और सरल बहुकोशिकीय जीव है, ये सब देखिए यहाँ से क्या होगा कि जीवों में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए कि एक कोशिकीय जीव है या मान लीजिए छोटा पौधा है, तो इसमें जो परिवहन का काम होता है वो विसरण के माध्यम से हो जाता है। यानी कि शरीर की सतह से ग्रहण कर लेगा और शरीर की सतह से ही क्या करेगा, अपशिष्ट पदार्थ को तो निकाल देगा यहाँ से। लेकिन इसी में जो है जटिल बहुकोशिकीय पौधा में क्या होता है कि पानी एवं भोजन परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार का उत्तक जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। यानी पौधा मान लीजिए कि जो पेड़ पौधा है वह अपना जो जल है उस जाइलम उत्तक के माध्यम से क्या करता है, पत्ती तक पहुंचाता है और जो फ्लोएम उत्तक है पत्ती के द्वारा निर्मित भोजन को क्या करता है, पौधों के अलग अलग भागों तक पहुंचाता है। तो पेड़ पौधा में बड़ा लेवल के पेड़ पौधा में जाइलम और फ्लोएम नामक दो उत्तक होते हैं जिसके माध्यम से क्या करता है पेड़ पौधा अपना भोजन को क्या करेगा, तो आदान प्रदान करेगा फ्लोएम उत्तक के माध्यम से और जल के माध्यम से क्या करेगा, यानी जाइलम उत्तक के माध्यम से जल का परिवहन करेगा और खनिज लवण का परिवहन करेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आपका कि जाइलम उत्तक क्या है। आपका ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जाइलम उत्तक पूछेगा। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि जल का परिवहन कौन करता है, यानी जल का परिवहन। तो जल का परिवहन कौन करता है, इसको याद रखिएगा आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो देखिए ज से जाइलम और ज से जल, तो जाइलम उत्तक जल का परिवहन करता है। कौन सा उत्तक, जाइलम उत्तक, समझे। और फिर पूछेगा आपका यहाँ से क्या पूछेगा, तो आपका पूछेगा कि फल, यानी फल मतलब क्या होता है, भोजन। फल मतलब क्या होता है आपका भोजन। तो भोजन का परिवहन, फल यानी भोजन का परिवहन कौन करता है, भोजन का परिवहन। तो भोजन का जो परिवहन है वह कौन करता है, तो यहाँ पर देखिए फल, फ से फल यानी फ से फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या हो जाएगा, यहाँ से भोजन का परिवहन फ्लोएम उत्तक करता है। कौन सा उत्तक करता है, फ्लोएम उत्तक करता है। तो वही है आपका यहाँ से देखिएगा प्रश्न है आपका कि जाइलम उत्तक पौधों की जड़ द्वारा अवशोषित जल, किसको, जल एवं खनिज लवण। खनिज लवण में आपका नाइट्रोजन आ जाता है, फास्फोरस आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, मिनरल आ जाता है, जो भी चीज है ये सब क्या है आपका, तो खनिज लवण के अंतर्गत आ जाता है। तो पौधों की पत्ती तक पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। यानी जाइलम उत्तक का मेन काम है कि जड़ से, यानी पौधों के जड़ से क्या लिया, मिट्टी से। देखिए सबसे पहले क्या करेगा कि जड़ क्या करता है पेड़ पौधा का, मिट्टी से जल और खनिज लवण यानी पानी और खनिज लवण में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, इस सब को अवशोषित करके जाइलम उत्तक को दे देता है। और जाइलम उत्तक पूरे नीचे से लेकर पूरे पत्ती तक फैला हुआ रहता है पेड़ पौधा में। तो क्या करता है पेड़ पौधा में जाइलम उत्तक कि जल और उस खनिज लवण जो अवशोषित हुआ था उसको पत्ती तक पहुंचा देता है। पत्ती में क्या आप जानवे करते हैं कि पत्ती में किसका निर्माण होता है, तो भोजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से।
तो फिर अब मान लीजिए कि पत्ती में तो भोजन का निर्माण हो चुका है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, तो अब आता है आपका फ्लोएम ऊतक। अब फ्लोएम ऊतक का क्या काम है कि यह जो पत्ती द्वारा निर्मित भोजन है, यानी पत्ती जो निर्माण भोजन का किया था उसको क्या करता है कि उसको पौधा के अलग अलग भागों तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है, समझे। तो यही आपका यहाँ से कि यह ऊतक पत्ती द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का क्या करता है, तो कार्य करता है। इसे हम फ्लोएम ऊतक कहते हैं। तो सिंपल आप इसको याद रखिएगा कि जल का परिवहन जाइलम ऊतक के माध्यम से, ट्रिक ज से जल, ज से जाइलम, अब फ से फल, अब फ से फ्लोएम, यानी भोजन का क्या करता है, परिवहन करता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फिर आगे है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जाइलम और फ्लोएम ऊतक में अंतर। ये आपका VBI प्रश्न है, एग्जाम में पूछेगा। देखिएगा तो जाइलम और फ्लोएम ऊतक में अंतर देखिएगा, एक साइड है आपका जाइलम ऊतक और एक साइड है आपका फ्लोएम ऊतक। देखिएगा जाइलम ऊतक क्या है कि इसकी कोशिकाएं मृत होती है, यानी जाइलम ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। और जो आपका फ्लोएम ऊतक है इसकी कोशिकाएं क्या होती है, तो जीवित होती है। देखिए जाइलम ऊतक जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा पेड़ है, जैसे देखिए आपको पेड़ का चित्र दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा पेड़ है, तो ये जो पूरा पेड़ है तो पूरा जाइलम ऊतक देखिए जड़ को छोड़कर पूरे भागों में ऐसे फैला हुआ रहता है। जहां जहां पत्ती जाएगा, जहां जहां इसका टहनी जाएगा, इस टाइप से पूरे भागों में फैला हुआ रहता है। और इसमें क्या होता है कि ऊपर की तरफ क्या होता है, जल का परिवहन होता है। क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि जाइलम ऊतक से किस तरफ जल का परिवहन होता है, तो ऊपर की ओर परिवहन होता है। और फ्लोएम ऊतक से भोजन का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है, समझे। तो यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए देखते हैं क्या है आगे। तो फ्लोएम ऊतक आपका जो है, इसकी कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। फिर आपको बताए कि यह जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण करता है, यानी परिवहन करता है। जाइलम जो ऊतक है यह जल और खनिज लवण का, इससे पहले हम देख चुके थे कि जल यानी पानी और खनिज लवण यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और भी जो तत्व है इस सब का क्या करता है, तो परिवहन करता है। फिर आपका कि यह पत्ती द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करता है, यानी कि पत्ती में जो भोजन का निर्माण हुआ है उसका परिवहन करने का काम कौन करता है, तो आपका फ्लोएम ऊतक करता है। फिर आगे आपका जाइलम ऊतक में कि इसका बहाव ऊपर की ओर होता है, किस ओर होता है, ऊपर की ओर होता है। यानी फ्लोएम जो ऊतक है इसका बहाव ऊपर की ओर होगा, और जो आपका जाइलम ऊतक है इसका बहाव किस ओर होता है, तो दोनों तरफ होता है। इसका बहाव ऊपर की तरफ भी होगा और नीचे की तरफ भी होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कि नोट में है कि जाइलम और फ्लोएम को संवहन बंडल कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम को हम क्या कहते हैं, तो संवहन बंडल कहते हैं। देखिए इस दोनों को जब हम मिला देते हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक को जब आपस में मिला देते हैं तो यह संवहन बंडल का निर्माण करता है, समझे। तो देखिए एक और है आपका नोट में, एक और आपका है नोट में, यहाँ से देखिएगा। देखिए पौधा जितना जल अवशोषित करता है उसका 10% ही क्या करता है, सभी क्रिया में खर्च करता है, और शेष 90% जल वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से चला जाता है। जैसे आपको अभी बताया कि मान लीजिए कि एक पेड़ पौधा है, वह क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए दिन भर में 100 लीटर पानी का अवशोषण किया। कितना लीटर, मान लीजिए 100 लीटर, तो 100 लीटर पानी का वह मान लीजिए अवशोषण किया। 100 लीटर पानी का क्या किया, अवशोषण किया। अब उस 100 लीटर पानी के अवशोषण में क्या करेगा कि वह दिन भर में मात्र 10%, यानी मात्र 10 लीटर पानी को, कितने लीटर पानी को, 10 लीटर पानी को मात्र अपने जो भी काम है उस सब में खर्च करेगा। अब बताइए कि 100 लीटर में कितना बच गया, तो 90% बच गया। कितना, 90%, यानी 90 लीटर पानी बच गया। तो यह जो 90 लीटर पानी है यह वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। वाष्प बनकर कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है, समझे। तो यही होता है आपका कि मान लीजिए कि जितना हम अभी आपको बताए कि 100 लीटर जल का अवशोषण किया, इसमें से 90 लीटर जल क्या हुआ कि 10 लीटर जल का यहाँ पर खर्च हुआ 10%, और 90% यानी 90 लीटर जल वाष्प के रूप में, यानी वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में पुनः चला जाता है, यानी दोबारा चला जाता है, समझे। तो वही आपको यहाँ पर कि सभी क्रिया में 10% ही क्या होती है यहाँ पर तो खर्च होता है, और 90% जल वाष्प बनकर वायुमंडल में क्या होता है, तो चला जाता है। फिर आपका है कि यहाँ पर नोट तीसरा कि अपने संपूर्ण जीवन काल में एक पेड़ अपने भार का लगभग 100 गुना से ज्यादा जल को पत्ती से बाहर निकालता है। यानी मान लीजिए सिंपल बात है कि कोई पेड़ का वजन है,
मान लीजिए कोई पेड़ है, उस पेड़ का वजन मान लीजिए कितना है, कुछ भी आप मान लीजिए, उस पेड़ का वजन मान लीजिए कि हम इसको मान लेते हैं अप्रोक्स मानते हैं 500 केजी, अप्रोक्स कितना मानते हैं 500 केजी। अब इसको कुछ नहीं करना है, आप 100 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 500 में अगर हम 100 से गुना करें कितना होगा, यानी 5 पर कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, 5 पर कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, इकाई दहाई से 10,000। बताइए 50,000, यानी कि अपने वजन से 100 गुना से ज्यादा भी पानी का क्या करता है, तो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से, वाष्प के माध्यम से बाहर निकालता है पौधा, समझे, अपने जीवन काल में, समझे। तो वही है यहाँ पर 100 से ज्यादा गुना क्या करता है, तो जल को पत्ती से बाहर निकालता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका, देखिए वही यहाँ पर दिया गया कि मान लीजिए कि पेड़ है, यहाँ से पेड़, यहाँ से क्या किया, जल और खनिज लवण को, मिनरल है यानी खनिज लवण, इसको क्या किया, अवशोषित करेगा सब, और ये अवशोषित करने के बाद जो है यहाँ पर कुल 90% ऊर्जा जल वाष्प बना देता है। क्या बना देता है, जल वाष्प बना देता है 90% ऊर्जा। और इसमें जो 10% ऊर्जा है, कितना प्रतिशत ऊर्जा है, 10% ऊर्जा, 10% ऊर्जा खर्च होती है, 10% ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे फिर आपका प्रश्न देखिएगा, आगे है यहां से देखिएगा वाष्पोत्सर्जन, कैसी क्रिया है, वाष्पोत्सर्जन। देखिएगा वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे है वाष्पोत्सर्जन को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। देखिए पौधों में जल का पत्ती के छिद्र, यानी पत्ते का जो छिद्र है यानी स्टोमाटा, उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा जल वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यानी पत्ती में जो क्या होती है कि जैसे मान लीजिए पत्ती है, तो उसमें से क्या होता है कि जो जल हो गया, क्या होता है, जल बाहर निकलता है बाहर, तो जल क्या होता है, उसके जो छिद्र होता है उसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्टोमाटा, उसी के द्वारा क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पानी है, जो यहाँ से बच जाता है पानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, वह क्या होता है, जल वाष्प में वाष्प के माध्यम से निकल जाता है। फिर आपका वाष्पोत्सर्जन का महत्व, यानी वाष्पोत्सर्जन का वैल्यू क्या है, उसका महत्व क्या है, देखिएगा इसका जो महत्व, पहला, इसके कारण ही पौधों के जड़ एवं चोटी तक जल की एक निश्चित धारा बनी रहती है। यानी जब तक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगा तब तक इसमें क्या नहीं होगा कि जो मान लीजिए एक जल की धारा बनी रहती है, यानी जड़ से जल को लेकर पत्ती तक पहुंचाना, फिर पत्ती में भोजन का निर्माण होना, फिर उसको फल मूत्र के माध्यम से जड़ तक, यानी अलग अलग भागों तक, पौधों के अलग अलग भागों तक पहुंचाना, तो इसी के कारण होता है वाष्पोत्सर्जन के कारण। फिर यह क्रिया पौधों में तापमान संतुलन का कार्य करता है, यानी पौधा में कितना जल रहेगा, कितना क्या रहेगा, सब निश्चित कौन करेगा, वाष्पोत्सर्जन का जो क्रिया होता है उसी के द्वारा निर्धारित होता है। फिर आपका है कि यह जड़ से क्या करता है, पत्ती तक परिवहन में सहायक होता है, यानी जड़ से पत्ती तक क्या करता है, तो परिवहन के लिए यह सहायता करता है, यानी यह क्या है, तो इसी के कारण जड़ से पत्ती तक क्या होता है, सहायक का काम करता है। फिर आगे है, आगे बढ़ते हैं, आगे है जंतुओं में परिवहन। देखिएगा जंतुओं में परिवहन, ये भी आपका क्या है, तो इम्पोर्टेंट है जंतु में परिवहन, और इसके पीछे जो वाष्पोत्सर्जन बताए थे ये भी आपका क्या है, तो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो वही है आपका जंतु में परिवहन कि उच्च श्रेणी के जंतु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग पोषक तत्व, उसके अलावा यहाँ पर क्या है, तो इत्यादि पदार्थ के परिचालन हेतु एक विशेष तंत्र होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए कि जंतु है, तो जंतु में आप जानते हैं कि जहां से मान लीजिए कि शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा उसको हम कहते हैं धमनी, यानी धमनी के माध्यम से शुद्ध रक्त जाता है। जैसे आपको बताया इससे पहला चैप्टर में कि फेफड़ा क्या करता है कि वहां से ऑक्सीजन फेफड़ा में रहता है, तो ऑक्सीजन को रक्त में मिला देना क्या कहलाता है, रक्त का शुद्धिकरण। तो वह जो रक्त है, वह रक्त माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचेगा तो वह जाता है धमनी के माध्यम से। किसके माध्यम से जाता है आपका, तो धमनी के माध्यम से जाता है। और उसके अलावा उधर से वापस जो आता है, उधर से वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर आता है, तो वह आता है शिरा के माध्यम से। किसके माध्यम से आता है, तो शिरा के माध्यम से लेकर आता है, समझे। फिर आपको यहाँ पर बताए कि जो जंतु है उसमें दो प्रकार का परिवहन होता है। कितना प्रकार का परिवहन तंत्र होता है, दो प्रकार का। एक परिसंचरण तंत्र होता है आपका खुला परिसंचरण तंत्र, और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। इसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, समझे। तो खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसको देख लेते हैं आगे।
आगे आपका खुला परिसंचरण तंत्र, जैसे कि आपको बताया कि ऐसे परिवहन तंत्र में रक्त बहुत कम समय के लिए एक रक्त वाहिनिकाओं में रहता है और खाली जगह यानी कोटर में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार के तंत्र में रक्त की बहाव क्या होती है, तो बहुत धीमी होती है। देखिएगा इसमें क्या होता है, आपका यहाँ से बताया कि जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ जो उदाहरण इसका तिलचट्टा, जोक, मछली, कीट, ये सब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मछली है तो उसका मान लीजिए कि उसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इसमें क्या होता है कि जो हड्डी है वो क्या होता है, शरीर से बाहर स्थित होता है, यानी शरीर के अंदर स्थित नहीं होता है। और जो गुदा हो गया, रक्त हो गया, उस शरीर के अंदर स्थित होता है। तो रक्त ऐसे खाली जगह, जैसे मान लीजिए हम एक बोतल में पानी को भर लेते हैं और जिस ओर बोतल को हम झुकाएंगे पानी उस ओर सब चल जाएगा। मान लीजिए आधा बोतल पानी है तो जिस ओर हम बोतल को झुकाएंगे उस ओर क्या होगा, पूरा पानी चला जाएगा। फिर जिस ओर बोतल को झुकाएंगे उस ओर क्या होगा, पूरा पानी चला जाएगा। उसी प्रकार होता है इस सब जीव के शरीर में क्या होता है कि खाली जगह को हम कोटर कहते हैं, यानी जहां पर रक्त क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मछली है, इसको ऐसे समझिए कि मछली है, मछली को ऐसे हम उठा देंगे, उसका पूंछ पकड़ के उठा देंगे तो उसका उसके शरीर में जितना भी रक्त है वो क्या होता है कि सब उसके मुंह की तरफ चला जाएगा। वो जोक है उसको हम क्या करेंगे, ऐसे उठा देंगे तो जिस साइड उसको उठाए और जिस साइड उसका नीचे वाला भाग है उस साइड क्या होगा, उसका पूरा रक्त चला जाता है। उसी प्रकार इसमें होता है समझे। और इस प्रकार के जीव जो होता है इसमें रक्त की बहाव की गति क्या होती है, बहुत ही धीमी होती है, यानी तेज गति से रक्त का बहाव नहीं होता है। जैसे आप अगर देखिएगा कहीं पर मान लीजिए मुर्गा कटते या मछली कटते तो देखिएगा कि यदि मुर्गा कट रहा है तो उसका जो रक्त का बहाव होगा ये तेज गति से उसका रक्त फेंकेगा बाहर की ओर। और जो मछली है उसको अगर काटते देखिएगा तो उसमें रक्त का बहाव तेज गति से नहीं होता है, समझे। तो यही कारण है कि खुला परिसंचरण तंत्र है और बंद परिसंचरण तंत्र है। अब देखिएगा बंद परिसंचरण तंत्र में शिरा और धमनी के माध्यम से रक्त का प्रवाह होता है। जैसे आपको बताया कि इस प्रकार के परिवहन तंत्र में धमनी एवं शिरा के माध्यम से रक्त का क्या होता है, बहाव होता है। और इसमें रक्त का जो बहाव होता है वह तीव्र गति से होता है, यानी तेज गति से होता है, समझे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी चीज का अगर सिरा काटे, मान लीजिए हाथे का या किसी भी चीज का, कोई जानवर का, तो उसमें रक्त का जो बहाव होता है वह तेज गति से होता है, समझे। और इसमें जो आता है इसके अंतर्गत इसमें आता है मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, घड़ियाल, ये सब इसमें क्या होता है आपका यहाँ से आता है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, देखिएगा इसमें कैसे होता है इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये हृदय है, क्या है, हृदय है, यानी हार्ट है। तो हृदय जो है इसी को हम दिल कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, दिल। दिल ऐसे होता नहीं है लेकिन इसको दिल कहते हैं। आपका जो हृदय है देखिए इसमें क्या होता है कि हृदय के बाद जो रक्त का परिवहन होगा वो महाधमनी में जाएगा रक्त, और महाधमनी के बाद जो रक्त होगा वो धमनी में रक्त जाएगा, और धमनी के बाद रक्त जाता है छोटी धमनी में, और छोटी धमनी के बाद रक्त आएगा केशिका में, यानी लौट कर आप वापस आएगा, और केशिका के बाद रक्त आएगा आपका छोटी शिरा में, और छोटी शिरा के बाद रक्त आएगा आपका शिरा में, और शिरा के बाद रक्त आएगा आपका महाशिरा में, और फिर महाशिरा के बाद रक्त कहाँ जाएगा, तो महाशिरा के बाद फिर रक्त यहाँ से आपका चला जाएगा हृदय में, कहाँ चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। तो ये क्रिया दोहराते रहती है, यानी एक क्रिया होते रहती है। और ये जो हृदय है देखिए इसमें क्या होता है कि जब हृदय से रक्त जाता है महाधमनी में, धमनी में, छोटी धमनी में, केशिका में, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन युक्त रक्त जाता है, यानी इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त होता है। और जब ऑक्सीजन आपको बताए कि रक्त में ऑक्सीजन को मिला देना रक्त का क्या होगा, होता है शुद्धिकरण होता है। तो रक्त में जब हम ऑक्सीजन मिला दिए तो क्या होगा, रक्त का शुद्धिकरण हो गया। तो वही है यहाँ पर कि हृदय के बाद महाधमनी में जाएगा, उसके बाद धमनी में जाएगा, उसके बाद छोटी धमनी में जाएगा, तो अब फिर केशिका से वापस आएगा लौटकर। जब वापस आता है तो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर, उधर से जब वापस आता है केशिका से लौटकर तो CO2 गैस को लेकर आता है। और कैसे आता है, तो पहले आएगा केशिका के बाद छोटी शिरा में, छोटी शिरा के बाद शिरा में आएगा, और शिरा के बाद कहाँ आएगा, महाशिरा में, और फिर महाशिरा के बाद हृदय में चला जाएगा। तो ये क्रिया होते रहता है। और एक बात और समझिएगा, हृदय से जब इधर से जाता है, यानी आपको बताएंगे आगे कि हृदय के कितने भाग होते हैं, इसका कितना कोष्टक में बांटा गया है। तो कोष्टक में, चारे कोष्टक में काहे बांटा गया है आपको आगे बताएंगे कि चार ही कोष्टक, यानी मनुष्य का जो हृदय है उसको चार कोष्टक क्या होते हैं, यानी चार भागों में उसका क्यों बांटा गया है, चार चैम्बर क्यों होता है, समझे। तो ये आपको आगे बताएंगे। देखिए इसमें जो होता है कि हृदय का परिवहन जो ऐसे होता है इसके माध्यम से, तो इसमें जाता है 120 mmHg से, यानी इसका जो प्रेशर जाएगा वो 120 mmHg जाएगा, समझे। और 120 mmHg प्रेशर जो जाता है
देखिएगा, तो इसी में आपका शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, समझे। और 120 mmHg प्रेशर से मारेगा, कैसे मारेगा, तो प्रेशर से, समझे। और उसके बाद जो इधर से मान लीजिए आएगा वापस, तो वापस जब टकरा कर आएगा तो ये आएगा आपका 80 mmHg से, कैसे आएगा आपका, तो 80 mmHg से यहाँ से वापस आएगा, समझे। और फिर ये हृदय में जाएगा, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़ा को दे देगा, और फेफड़ा के बाद महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, हृदय, ऐसे ही क्रिया होते रहती है, समझे। और इसमें आपको, आप लोग कंफ्यूज होगा, एक इसको बता देते हैं कि जो शुद्ध रक्त है, कैसा रक्त है, शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त में क्या होता है कि यहाँ से जो रक्त का प्रवाह होता है शुद्ध रक्त में, वो रक्त का प्रवाह होता है आपका यहाँ से मान लीजिए ऑक्सीजन के द्वारा जो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है वो होता है आपका धमनी में, किसमें होता है, आपका धमनी में। और धमनी के बाद जो आपका अशुद्ध रक्त है, कैसा रक्त है आपका, अशुद्ध रक्त है, वो अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है किसमें, तो शिरा के माध्यम से होता है। अशुद्ध रक्त का प्रवाह कैसे होता है, शिरा के माध्यम से होता है। मनुष्य का हृदय, तो मनुष्य का जो हृदय है, इसमें आपको बताए कि मनुष्य में हृदय एक अत्यंत कोमल, मोटा और मांसल अंग है। यानी हृदय क्या है कि एक मनुष्य में कोमल हृदय है। यानी हृदय देखिए, हृदय में अगर थोड़ा सा भी चोट लगा, इस टाइप से अगर हृदय में चोट लग जाए तो आदमी को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, और थोड़ा हल्का जोर से चोट लग जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो हृदय क्या है, बहुत कोमल अंग है, और ये क्या है, मसल टाइप से है। फिर आगे है कि यह वक्ष गुहा तथा फेफड़ा के बीच स्थित होता है। देखिए वक्ष गुहा, ये जो छाती है, इस छाती को हम क्या कहते हैं, वक्ष गुहा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वक्ष। इसी के वक्ष, अब जो बायोलॉजी है उसमें आंतरिक वाला भाग को हम कहते हैं गुहा। जैसे मुंह है तो मुंह के अंदर वाला भाग को हम क्या कहते हैं, मुख गुहा। उसी प्रकार वक्ष है तो वक्ष के आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं, वक्ष गुहा। तो वक्ष गुहा यानी कि आपका जो वक्ष गुहा यानी छाती का जो अंदर वाला भाग है, और जो फेफड़ा है, फेफड़ा आपको बताए थे कि इस टाइप से दो फेफड़ा होता है। जैसे मान लीजिए इस टाइप से जुड़ा हुआ अलग टाइप से फेफड़ा होता है। जैसे इसको देखिए आप, जैसे मान लीजिए, देखिए फेफड़ा इस टाइप से जैसे मान लीजिए होता है, इधर से आया, यहाँ से आते हुए इस टाइप से जब ये दो भागों में यहाँ से बटता है, दो भागों में इस टाइप से, तो फेफड़ा यहाँ से इस टाइप से ऐसे जुड़ा हुआ होता है, इस टाइप से ऐसे फेफड़ा जुड़ा हुआ होता है। और इसी बीच में आपका क्या होता है, हृदय होता है। इसी बीच में आपका क्या होता है, हृदय, जिसको आप क्या कहते हैं, दिल कहते हैं। दिल यानी इसी को हम क्या कहते हैं, हृदय कहते हैं, समझे। तो इसी में जो जुड़ा हुआ होता है, देखिएगा, तो वही है क्या, एक दोनों के बीच स्थित होता है, वक्ष गुहा और फेफड़ा के बीच स्थित होता है। फिर हृदय एक पंप अंग है जो रक्त पर एक विशेष प्रकार का दबाव उत्पन्न करता है और पूरे शरीर में संचारित करता है। क्या है, एक पंप अंग है। पंप अंग के जैसे मान लीजिए कि जैसे मशीन से पानी पटाते हैं तो उसमें एक प्रेशर रहता है कि नहीं, कि पानी को आगे भेजना है, उसी प्रकार हृदय में भी एक प्रेशर होता है। क्या होता है, एक प्रेशर होता है। अब कहा किस हृदय के किस भाग से प्रेशर होता है, आगे आपको बताएंगे कि किस भाग से प्रेशर होता है। तो इसमें जो है प्रेशर होता है, क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का दबाव उत्पन्न करता है। प्रेशर यानी दबाव उत्पन्न करेगा और एक प्रेशर लगता है, और उसी प्रेशर से क्या होता है कि हृदय से रक्त पूरे शरीर में जाता है। हृदय से रक्त कैसे कहाँ जाता है, पूरे शरीर में जाएगा। फिर आगे है कि हृदय का आकार 12 सेंटीमीटर लंबा एवं 9 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। यानी 12 सेंटीमीटर लंबा होगा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होगा हृदय, समझे। इसका जो वजन है वो नर मानव में 280 से 340 ग्राम और मादा में 230 से 280 ग्राम होता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई पुरुष है, स्वस्थ पुरुष है, उसमें इसका वजन कितना होगा, 280 से 340 ग्राम, और महिला का कितना होगा, 230 से 280 ग्राम। तो इसी कारण देखिएगा कि महिलाओं में थोड़ा कोई ऐसा बात जो मान लीजिए कि नहीं कहते हार्ट अटैक वाला चीज, तो देखिएगा कि महिलाओं में ये चीज ज्यादा होता है। मतलब इसको ऐसे समझिएगा कि इसका जो वजन इसमें कम होता है तो इस पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है महिलाओं पर। और मानव हृदय में आप जानते हैं कितने बेस में पाए जाते हैं, 4 बेस में 4 कोष्ठक पाया जाता है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है, देखिए यह आपका हृदय का, चलिए देखिए यह है आपका हृदय का चित्र।
देखिएगा इसमें क्या होता है कि आपका जो हृदय है, देखिए हृदय का चार कोष्ठक कैसे होता है, इसको तो समझिएगा आप लोग कि हृदय का चार कोष्ठक कैसे होता है। देखिएगा इस टाइप से हृदय, ऐसे इस टाइप से चार भागों में बटा होता है हृदय। देखिए इस टाइप से, यहाँ से देखिए इस टाइप से हृदय यहाँ से चार भागों में बटा होता है। आपका जो ये है हृदय का इस साइड वाला, इसको कहते हैं दाहिना, इसको क्या कहते हैं दाहिना, और इसको कहते हैं बाया। तो ये हो गया दाहिना, ये हो गया बाया। तो ये जो है इसको कहते हैं दाया आलिंद, क्योंकि दाया है ऊपर वाला होता है आलिंद। देखिए ये जो इसको ऐसे दो भागों में इसको ऐसे बांटे हैं, तो ऊपर वाला क्या होता है आलिंद, ऊपर वाला क्या होता है आलिंद। और उसके बाद जो नीचे वाला है, नीचे वाला, वो नीचे वाला क्या होता है, तो नीचे वाला होता है नीला, नीचे वाला क्या होता है नीला। अब देखिएगा यदि दाया है तो दाया आलिंद, दाया साइड है तो दाया आलिंद, और यदि बाया दाया नीचे है तो दाया नीला हो जाएगा। दाया क्या हो जाएगा यहाँ पर दाया नीला हो जाएगा। उसी प्रकार यदि बाया साइड है तो बाया क्या हो जाएगा आलिंद, बाया क्या हो जाएगा आलिंद, और नीचे है तो बाया नीला, बाया क्या हो जाता है बाया नीला हो जाता है। तो आप लोग इसको ऐसे समझिएगा कि हृदय को चार भागों में क्यों बांटा गया है। यानी मनुष्य का जो हृदय है उसमें चार कोष्ठक काय होता है, 3 कोष्ठक रहता, 6 कोष्ठक रह सकता था, लेकिन देखिए 4 कोष्ठक का मतलब ये है कि जो मान लीजिए कि पूरे शरीर से, किससे, तो पूरे शरीर से जो रक्त आता है हृदय में हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, तो क्या होता है कि पूरे शरीर से जो रक्त आएगा वो आता है आपका दाया आलिंद में। वो रक्त कहाँ आएगा आपका दाया आलिंद में। और यह जो रक्त रहता है यह रक्त अशुद्ध होता है। कैसा होता है अशुद्ध। और फिर दाया आलिंद के बाद यह रक्त जाएगा दाया नीला में। कहा जाएगा दाया नीला में। और दाया नीला के बाद यह जो रक्त है यह रक्त जाता है फेफड़ा में। यह रक्त किसमें जाएगा, तो यह रक्त फेफड़ा में चला जाता है। यह रक्त फेफड़ा में चला जाता है, समझे। और फिर फेफड़ा से क्या करता है कि ऑक्सीजन को लेकर यह रक्त कहाँ आ जाता है, तो फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर यानी O2 को लेकर फिर यह रक्त आएगा इधर से दाया आलिंद में आएगा, बाया आलिंद में। कहाँ आएगा बाया आलिंद में। और फिर बाया आलिंद से आएगा बाया नीला में रक्त, और बाया नीला से फिर यह रक्त कहाँ जाएगा, तो पूरे शरीर में जाएगा। यह रक्त कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में। देखिएगा इस टाइप से होता है इसमें रक्त, कि जैसे मान लीजिए कि यह आपका पूरा शरीर, यह क्या है आपका पूरा शरीर, तो इसमें ऐसे होता है कि रक्त यहाँ से गया और इसके इस शरीर से रक्त जाते ऐसे गया, और ये देखिए रक्त आया यहाँ से दाया आलिंद में। देखिए अगर ये हृदय है, इसको हम ऐसे अगर बांट दें इसको 4 भागों में, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग और कितना भाग हुआ 4 भाग। तो ये हुआ आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया दाया आलिंद, ये आपका हो गया दाया नीला, ये आपका हो गया बाया आलिंद, और ये आपका हो गया बाया नीला। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इधर से रक्त गया शरीर के माध्यम से, इधर होते हुए रक्त कहाँ गया, पहले हृदय में जाएगा, और फिर हृदय से रक्त जाएगा कहाँ से, तो हृदय से रक्त जाएगा, देखिए पहले बाया दाया आलिंद दाया नीला, अभी दाया नीला से जुड़ा रहता है आपका यहाँ से, तो फेफड़ा के पास, देखिए पल्मोनरी है, फेफड़ा के पास जुड़ा रहता है। अब इस फेफड़ा से क्या होता है आपका यहाँ से कि इधर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, यानी जो CO2 गैस है, इसको यहाँ छोड़ देता है वायु कोष्ठक में, और यहाँ से फिर क्या ले लेता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस को ले लेता है। किसको ले लेता है, O2 गैस को। और फिर ऑक्सीजन गैस को लेने के बाद यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन गैस को लेने के बाद फिर देखिए यहाँ से आएगा फिर आपका हृदय में। ये जो हृदय में आता है तो ये आपका आएगा बाया आलिंद, ये आपका होता है बाया आलिंद, और ये आपका है बाया नीला। क्या है, बाया नीला। तो ये जो बाया नीला है, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा, तो दाया नीला नीचे वाला, और ऊपर वाला हो जाएगा दाया आलिंद, दाया आलिंद हो जाएगा। तो वही बात है यहाँ पर कि फिर अब यहाँ से आया, अब इसमें आता है ऑक्सीजन युक्त मिल गया है, तो ऑक्सीजन जब मिल जाता है रक्त में, तो रक्त का क्या हो जाता है शुद्धिकरण। अब देखिए इसके माध्यम से यहाँ पर आया, अब फिर इसके माध्यम जाएगा बाया नीला में,
और बायां नीला के बाद कहाँ जाएगा, तो फिर इसके माध्यम से होते, देखिए जो रेड कलर का है इसके माध्यम से होते हुए पूरे शरीर में जाता है और पूरे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा देगा ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने के बाद क्या करेगा कि फिर से यहाँ से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाएगा और इसी माध्यम से आता है और जाता है। और आपको बता दे कि 1 मिनट में पूरा रक्त शरीर में 5 लीटर 5-5.5 लीटर रक्त होता है। आपको इससे पीछे बताए थे कि पुरुष के शरीर में कितना, इसमें रक्त आपको बताएंगे आगे, इसमें आपको आगे रक्त बताएंगे कि पुरुषों के शरीर में रक्त कितना होता है, महिलाओं के शरीर में रक्त कितना होता है। महिलाओं की तुलना में आधा से 1 लीटर ज्यादा रक्त होता है पुरुष के शरीर में। आपको बताएंगे कि हृदय 1 मिनट में जो 72 बार धड़कता है, तो क्यों धड़कता है एक मिनट में 72 बार हृदय, क्योंकि पूरे जो रक्त है क्या होता है कि लगभग 1 मिनट के अंदर पूरा रक्त क्या होता है कि चला जाता है पूरा रक्त। और यहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा, फिर ऑक्सीजन को लेकर इधर से चला जाएगा शरीर में। तो ये क्रिया लगभग 72 बार में क्या करता है, तो संपन्न कर देता है। इसी कारण देखिएगा कि जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है। तो 70 से 72 बार में ये क्रिया पूरा शरीर का रक्त हृदय के पास चला आता है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हृदय का काम, यानी हृदय का क्या कार्य है, देखिएगा हृदय का क्या कार्य है। देखिए यह पूरे शरीर के सभी अंग से कार्बन डाइऑक्साइड यानी अशुद्ध रक्त को दायां आलिंद में लाता है। कहां से लाता है, देखिएगा हृदय से कहां लाएगा, यह पूरे शरीर के सभी अंग से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को दायां आलिंद में लाता है। इससे पहले आपको देखिए इस चित्र में बताए हैं कि यह जो है यह दायां आलिंद में लाता है। कहां लाता है, दायां आलिंद में। और दायां आलिंद में लाने के बाद दायां नीला, फिर दायां नीला के बाद जाएगा फेफड़ा, फेफड़ा से उधर से ऑक्सीजन लेकर आएगा बायां आलिंद में। अब बायां आलिंद के बाद जाएगा बायां नीला में, फिर बायां नीला से होते हुए पूरे शरीर में जाएगा। तो ये क्रिया क्या रहता है, होते रहता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है, फिर उसके बाद फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में भेजता है। किस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में भेजता है, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से। अभी आपको बताएंगे कि फुफ्फुस धमनी क्या होता है, फुफ्फुस शिरा क्या होता है। फिर है कि फिर रक्त से ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध होकर फुफ्फुस शिरा के द्वारा बायां आलिंद में लाया जाता है और पंप कर पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। हृदय के तालबद्ध संकुचन से जो शिथिलन होता है उसको हम लब कहते हैं, और जो उसको सिस्टोल यानी लब कहते हैं, और जो डायस्टोल यानी उसको क्या कहते हैं, दब। यानी हृदय का जो आवाज है, जो तालबद्ध संकुचन होता है हृदय जिसे धक धक इस टाइप से करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि जो संकुचन होता है उसको हम कहते हैं सिस्टोल यानी लब, और जो शिथिलन होता है यानी जो फूलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दब। तो हृदय का ये आवाज होता है लब और दब। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि हृदय का कार्य में इस चीज को समझते हैं कि पूरे शरीर से कैसे जाता है फिर कैसे आता है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे होता है। देखिएगा ये होता है, मान लीजिए कि हम देखिए इससे पहले आपको हम बताए थे, जैसे मान लीजिए हृदय है, क्या है, हृदय। ये जो हृदय है इससे कैसे रक्त का प्रवाह होता है, देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हृदय से जो रक्त जाएगा उस शरीर में ऑक्सीजन को लेकर, तो वो जाएगा आपका महाधमनी के पास लेकर। कहाँ जाएगा, महाधमनी। अभी जो महाधमनी है, अभी महाधमनी के बाद कहाँ जाएगा, तो महाधमनी के बाद जाएगा धमनी में लेकर। किसमें लेकर जाएगा, धमनी में। और धमनी के बाद कहाँ लेकर जाएगा, छोटी धमनी में। किस धमनी में लेकर जाएगा, छोटी धमनी में। और जाते जाएगा और यहाँ से क्या करेगा, छोटी धमनी के बाद यहाँ से आएगा केशिका में। किसमें आएगा, केशिका में। देखिए ये लौटने वाला जगह है, केशिका में जाएगा। और केशिका के बाद आपको इससे पहले बताए थे कि केशिका के बाद कहाँ जाएगा, तो ये आपका जाएगा छोटी शिरा में। कहाँ जाएगा, छोटी शिरा में। और छोटी शिरा के बाद देखिए यहाँ से कहाँ आएगा, तो छोटी शिरा के बाद आएगा आपका शिरा में। छोटी शिरा के बाद कहाँ आएगा, शिरा में। और फिर उधर से ब्लड लौट रहा है, और शिरा के बाद इधर आएगा आपका महाशिरा में। इधर कहाँ आएगा आपका महाशिरा। अब देखिएगा कि महाशिरा के बाद ये कहाँ जाएगा, तो फिर ये हृदय में चला जाता है। महाशिरा के बाद कहाँ चला जाएगा, हृदय में। अब देखिए इसमें आपको बताते हैं कि जो कैसे काम करता है, इसको देखिएगा। आपको तो इसको अभी बता दिए कि कैसे होता है ये, देखिएगा। आपको अभी बताए
कि जैसे मान लीजिए कि इधर से हृदय से इधर से जाएगा पहले महाधमनी में, महाधमनी के बाद धमनी, छोटी धमनी केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, फिर हृदय। अब देखिएगा कि इसमें फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें हृदय का चित्र बना लेते हैं, इससे हमको आता नहीं है बनाने, लेकिन मान लीजिए इसको हम चित्र बना लीजिए, इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं। कितना भागों में बांट देते हैं इसको हम? 4 भागों में। मान लीजिए इसको हम कितना भागों में बांट दिए? 4 भागों में। देखिए ये आपका हो जाएगा आपका दाया दाया आलिंद, दाया आलिंद, दाया आलिंद। ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दाया नीला। क्या हो जाएगा? दाया नीला। और फिर ये जो आपका दाया नीला है, दाया नीला के बाद ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बाया आलिंद, बाया आलिंद। अब बाया आलिंद के बाद कहां चला जाएगा? ये हो जाएगा आपका बाया नीला। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, इसको आगे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि रक्त क्या होगा कि जब इधर से रक्त आएगा शरीर से, जैसे मान लीजिए कि आपको बोले कि रक्त इधर से आ रहा है, तो केशिका से जब रक्त लौट कर आएगा छोटी शिरा होते हुए फिर महाशिरा होते हुए, तो यह जो रक्त हृदय में जाएगा, तो यह रक्त कैसे जाएगा इसको देखिएगा। यह जो रक्त है, यह रक्त यहां से जाएगा, देखिएगा इसको, यह रक्त देखिए महाशिरा से होते हुए यह रक्त कहां जाएगा? तो यह रक्त आएगा इसके माध्यम से, सबसे पहले आएगा दाया आलिंद में। कहां आएगा? दाया आलिंद में रक्त, समझे। अब दाया आलिंद में रक्त आने के बाद रक्त यहां से कहां जाएगा? तो रक्त यहां से आएगा फिर आपका तो दाया नीला में आएगा, और दाया नीला के बाद क्या होता है कि रक्त आपका यहां से जाएगा फेफड़ा में। यहां से जुड़ा हुआ रहता है फेफड़ा का भाग, यहां से जुड़ा हुआ किसका भाग रहता है? फेफड़ा का। अब वो फेफड़ा में जो रक्त जाता है, तो रक्त तो इसमें मिला हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपको इससे पहले बताए थे कि इसमें मिला हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ से लेकर आता है रक्त ऑक्सीजन। किसको लेकर आता है? ऑक्सीजन। और आपको इससे पहले बताए थे कि रक्त में ऑक्सीजन को मिला देना रक्त का क्या होता है? शुद्धिकरण। और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, तो उस रक्त को हम क्या कहते हैं? अशुद्ध कहते हैं। अब देखिए इसमें एक बात याद रखिएगा कि रक्त यदि फेफड़ा से, यानी फेफड़ा से हृदय से यदि शरीर में जाएगा तो धमनी के माध्यम से जाता है, यदि शरीर से हृदय की ओर आता है तो शिरा के माध्यम से आता है। तो इसी कारण देखिएगा कि शरीर से जा रहा है हृदय की ओर तो जा रहा है शिरा से, और हृदय से आ रहा है शरीर की ओर तो आ रहा है धमनी से। तो यही बात होता है यहाँ पर कि जब मान लीजिए कि रक्त महाशिरा से आया, इधर से कहा आया? दाया आलिंद में, दाया आलिंद से आएगा यहाँ पर दाया नीला में। अब दाया नीला के बाद जो रक्त जाएगा फेफड़ा में, तो फेफड़ा में आपको अभी तुरंत बताए थे कि जब रक्त हृदय से फेफड़ा की ओर जाता है तो कैसे, किस माध्यम से जाता है? यानी धमनी के माध्यम से जाएगा कि शिरा के माध्यम से जाएगा? तो जो हृदय से फेफड़ा की ओर जाएगा तो क्या जाएगा? यहाँ से धमनी के माध्यम से जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए ये नली क्या है? ये धमनी है, ये जो मोटी सी धमनी है, तो इस धमनी क्या हो जाएगी? तो इसमें रहता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। तो यही इसी को हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को फुफ्फुस धमनी कहते हैं, समझे। ये जो फुफ्फुस धमनी है ये क्या करता है? इसी से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जाता है फेफड़ा में, यानी ऑक्सीजन को लेने जाता है। अब देखिएगा फेफड़ा से क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस को लेकर फिर वही रक्त दोबारा जब लौटता है तो ये जो रक्त है ये रक्त आएगा आपका यहाँ पर बाया आलिंद में आएगा। रक्त कहाँ आएगा? बाया आलिंद में। और बाया आलिंद के बाद ये रक्त जाएगा बाया नीला में, और बाया नीला के बाद कहाँ जाएगा? तो ये रक्त फिर इसी माध्यम से जाएगा महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, फिर छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, फिर ये रक्त इसी माध्यम से होते हुए आएगा आपका दाया आलिंद में, फिर दाया आलिंद से दाया नीला, दाया नीला से जाएगा फेफड़ा में। तो जो फेफड़ा में जा रहा है रक्त, तो यही जो रक्त है यही फुफ्फुस धमनी के माध्यम से जाएगा, क्योंकि इस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला हुआ है। लेकिन आपको बताए कि जो रक्त है वो यदि हृदय से शरीर की ओर जा रहा है तो धमनी के माध्यम से जाएगा, यदि रक्त शरीर से हृदय की ओर जा रहा है तो शिरा के माध्यम से जाएगा। आपको अभी बता दिए हैं। तो अब यहाँ पर आप बताइए
कि जब शरीर से, फेफड़ा शरीर हुआ, तो शरीर से जब हृदय की ओर आ रहा है तो शिरा के माध्यम से आएगा। किसके माध्यम से आएगा? शिरा के माध्यम से आएगा। लेकिन उसमें है शुद्ध रक्त, उसमें क्या है? शुद्ध रक्त। तो इसी कारण जो आपका फुफ्फुस शिरा है, क्या है आपका फुफ्फुस शिरा, वो फुफ्फुस शिरा में क्या होता है? शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और फुफ्फुस जो धमनी है उसमें आपका अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। समझे? तो इसको अगर आप ऐसे समझना चाहते हैं तो अब आगे इसको देखते हैं कैसे होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको बताए कि इसको ऐसे सिंपल समझिएगा कि जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछेगा आपको कि फुफ्फुस, क्या? फुफ्फुस धमनी, तो फुफ्फुस धमनी में किस रक्त का प्रवाह होता है? आगे आपका है किस प्रकार के रक्त का प्रवाह होता है? तो किस प्रकार के रक्त का प्रवाह होता है? तो यहां से जो आपका हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा? अशुद्ध। यहां से क्या हो जाएगा? अशुद्ध। और जो फुफ्फुस शिरा है, क्या है आपका? फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस जो शिरा है उसके माध्यम से जो रक्त का प्रवाह होता है, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से किस रक्त का प्रवाह होता है? तो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और आपको पता होगा कि शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, और अशुद्ध रक्त में क्या, कौन सा गैस मिला हुआ रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए, ये तो होगा कॉन्सेप्ट वाला बात, लेकिन इससे पहले आपको बता दे कि जितना धमनी है, क्या है? जितना धमनी है, सब धमनी में लगभग आपका शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और जितना भी शिरा है सब शिरा से अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। लेकिन यह दोनों अपवाद है, यह दोनों क्या है? अपवाद है। यानी यहाँ पर जो आपको भी समझाए थे इससे पीछे कि कैसे होता है, कैसे होता है कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह, जो अब मान लीजिए आप कहिएगा सर जी कि धमनी है, तो धमनी से अशुद्ध रक्त का प्रवाह कैसे होगा? तो आपको अभी तुरंत चित्र में बताए थे पीछे कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह उसमें इस कारण से होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला हुआ है, और वह जो रक्त है वह ऑक्सीजन को लेने जा रहा है वायु कोष्ठक में फेफड़ा से, तो इसी कारण उसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फिर आपको अभी तुरंत बताए कि जितना शिरा है सब शिरा में होता है अशुद्ध रक्त का प्रवाह, लेकिन फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह क्यों होता है? तो फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह इसीलिए होता है क्योंकि उधर से ऑक्सीजन को लेकर रक्त आ रहा है बाया निलय में। कहा? बाया आलिंद में, फिर बाया आलिंद से बाया निलय में आएगा। तो इस चीज को हम आपको यही पीछे बता रहे थे, समझे? तो चलिए इसको देखते हैं आगे। वही बात यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि यह पूरे शरीर से, सभी पूरे शरीर के अंग से, अब देखिए शरीर से आ रहा है तो अशुद्ध रक्त आएगा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, और दया आलिंद में लाता है, और उसके बाद फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फुफ्फुस जो धमनी है उससे क्या होता है कि यहाँ से फेफड़ा में जाएगा, और फेफड़ा से फिर रक्त जब आएगा तो ऑक्सीजन को लेकर आता है जो शुद्ध रक्त होता है, यानी ऑक्सीजन जिसमें मिला दिया शुद्ध हो गया। अब उसी से युक्त होकर फुफ्फुस शिरा से आता है। तो यही आप इसको याद रखिएगा कि जितना धमनी है सबसे शुद्ध, जितना शिरा है सबसे अशुद्ध, लेकिन अपवाद में जो फुफ्फुस धमनी है उससे अशुद्ध रक्त का प्रवाह होगा, और जितना भी आपका जो यहाँ पर फुफ्फुस शिरा है उससे क्या होगा? आपका शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब फिर बाया आलिंग में आता है और पंप करके पूरे शरीर में इसको भेज दिया जाता है। और इससे पहले आपको इसमें बताए कि इसमें जो होता है वो होता है आपका 120/80 mmHg, यानी अगर बाया जो निलय है वो बाया निलय से क्या करेगा? जैसे मान लीजिए ये जो बाया निलय है इससे पूरे शरीर में जाएगा, तो पूरे शरीर में जाने के बाद क्या होगा? यहाँ से कि 120 प्रेशर मारेगा, और फिर जब उधर से लौट कर आएगा वापस तो वो मारेगा कितना का प्रेशर? तो वो मारेगा 80 का प्रेशर। चलिए, तो ये भी आपको बता दिए थे कि लब और डब कैसे होता है। आगे बढ़िए, चलिए आगे है आपका रक्त वाहिनी। आपका क्या है आगे? रक्त वाहिनी। देखिएगा रक्त वाहिनी क्या होता है। देखिए आपका जो है कि रक्त के परिसंचरण के लिए, यानी ब्लड के जाने आने के लिए 3 प्रकार की रक्त वाहिनी होती है। कितनी प्रकार की रक्त वाहिनी होती है? 3। एक आपका होता है धमनी, एक आपका होता है शिरा, और एक आपका क्या होता है? केशिका, जिसकी अभी चर्चा किए थे। देखिए जितना भी धमनी है सभी धमनी से, कैसी? जितना धमनी है सब धमनी से आपका होगा शुद्ध रक्त का प्रवाह। किस रक्त का प्रवाह होगा? शुद्ध रक्त, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त का क्या होगा यहाँ पर? तो प्रवाह होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह।
और जितना भी आपका सिरा है, सब सिरा से आपका अशुद्ध रक्त, सब सिरा से आपका किस टाइप का रक्त, अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का यहाँ से प्रवाह होता है, समझे। और केशिका ऐसा जगह होता है जहां से क्या होता है कि यहाँ से जो रक्त है वो लौट कर फिर से वापस आता है, जो आपको चित्र में बताए थे। तो यह जो है 3 प्रकार की मेन रूप से होता है। अब देख लेते हैं धमनी क्या होता है। देखिए धमनी में आपको बताए कि धमनी की दीवार मोटी, लचीली और कपाट रहित होती है। इसकी गुहिका पतली होती है। इससे रक्त अधिक दबाव से गति करता है। आपको बताए कि रक्त क्या होता है कि दायां जब दायां पंप करता है, शरीर की ओर रक्त को भेजता है, तो अधिक दबाव से यह गति करता है। और जब यह अधिक दबाव से गति करेगा तो इसका प्रेशर जो होता है वो 120 होता है। इसका प्रेशर कितना होता है, 120 होता है। और फिर आपको बताए कि धमनी में ऑक्सीजन युक्त यानी O2 युक्त रक्त का क्या होता है, परिसंचरण होता है। आपको लिखा दिए पीछे कि फुफ्फुस जो धमनी है उससे अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, इससे पीछे आपको लिखा दिए है। फिर आगे है आपको यहाँ पर सिराए। आगे क्या है आपका सिराए। देखिए सिराए यानी वेन्स क्या होता है कि सिराओं का मुख्य कार्य अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जाता है। यानी सिरा मेन रूप से क्या करेगा कि शरीर से यहाँ पर अशुद्ध रक्त को, यानी शरीर के पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लाएगा हृदय के माध्यम से। तो हृदय के आपको बताए कि शरीर से यदि हृदय की ओर आ रहा है तो आएगा किससे, सिरा के माध्यम से। तो पूरे शरीर से जो हृदय की ओर आ रहा है तो इसमें होता है आपका अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त में क्या होता है आपका, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, समझे। उधर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते आता है और वहां से पुनः फेफड़ा तक पहुंचाना, और फेफड़ा से CO2 बाहर निकल जाता है। यानी क्या करेगा कि मान लीजिए कि जो रक्त है आपका उधर से जब लौट कर आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर, तो वह जाएगा फेफड़ा में, यानी हृदय के माध्यम से तो ये फेफड़ा में जाएगा और फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ देता है और वहां से ऑक्सीजन को लेकर फिर वापस आता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह फिर नाक के माध्यम से बाहर निकल जाता है, समझे। तो वही यहाँ पर कि जो सिरा है वो धमनी की तुलना में पतली होती है। यानी सिरा थोड़ा मोटा होता है, धमनी क्या होता है, पतला। देखिए आपका जो धमनी है, जो मोटा वाला भाग है वो आपका होता है धमनी। लेकिन जो आप यहाँ नस देखते हैं जिसको आप कहते हैं नस, कि जो आपका ऊपर में जो डॉक्टर जब सुई हुई देता है तो ऊपर में जो देखिएगा दिखता है, इसी को कहते हैं सिरा। तो सिरा रहता है ऊपर, धमनी जो अगर देखिएगा धमनी, तो अंदर अगर हाथ देकर देखिएगा तब आपको मोटा टाइप से जो मिलेगा वो होता है आपका धमनी, समझे। वही आप बाद में आपको बताए कि अपवाद में जो फुफ्फुस सिरा है उससे शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। किस रक्त का प्रवाह होता है, शुद्ध यानी ऑक्सीजन युक्त, क्योंकि फेफड़ा से लेकर आ रहा है। कहां से लेकर आ रहा है, फेफड़ा से लेकर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका केशिकाएं। केशिकाएं में बोले कि जो आपका कैपिलरीज है, यानी यह अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं होती है, यानी बहुत छोटी रक्त नलिका होती है और इसकी दीवार चपटी होती है। चपटी किस लिए होती है, क्योंकि चपटी यदि दीवार नहीं होगी तो रक्त फिर वापस कैसे लौटेगा, इसी कारण इसकी दीवार चपटी होती है केशिकाएं की, कि वहां से रक्त फिर क्या होता है, वापस लौटता है। यही से रक्त क्या होता है, वापस आता और जाता है, यानी वहां से वापस आएगा, फिर रक्त हृदय में आएगा, फिर आपको जो प्रोसेस बताए थे वही होता है पीछे वाला। चलिए आपका क्या है, अब यहाँ से रक्तचाप। क्या है आपका, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, जिसको हम कहते हैं BP। देखिए ब्लड का क्या पहला लेटर आ गया यहाँ से B और प्रेशर का आ गया P, तो यही आपका बन जाता है BP। अब इसको आप हिंदी में रक्तचाप कहिए या इंग्लिश में पूरा ब्लड प्रेशर कहिए या शॉर्ट इसको कहिए आप BP कहिए, बात क्या है, बराबर है। आपको बताए कि बायोन निलय के संकुचन से रक्त पर उत्पन्न दबाव को हम क्या कहते हैं, परकुंचन दाब कहते हैं। क्या, कैसा दाब कहते हैं, परकुंचन दाब। यानी जब बायोन निलय क्या करता है कि रक्त पर एक जोर से दाब लगाता है तो पूरे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है इसी को कहते हैं परकुंचन दाब। और फिर केशिका से लौटकर आने से जो दाब उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अनुशीतलन दाब। यानी आपको बताए कि जब बायोन निलय से यानी धमनी के माध्यम से जब जाता है तो 120 का प्रेशर मारता है और जब लौटकर वापस आता है तो कितना का प्रेशर मारेगा, 80 का प्रेशर। यही 120/80 आपको बताए पिछे। फिर है किसी स्वस्थ व्यक्ति का जो शरीर है उसमें रक्त का परकुंचन तथा अनुशीतलन दाब का जो अनुपात है वो 120/80 mmHg होता है। आपको इससे पीछे बता दिए। चलिए फिर आगे है आपका यहाँ से
नोट में लिखिएगा, नोट में क्या क्या है यहाँ पर देखिएगा। सभी मनुष्य में रक्तचाप एक समान नहीं होता है, यानी जितना मनुष्य है सब में ब्लड प्रेशर एक समान नहीं होता है, बीपी एक समान नहीं होता है। अब मान लीजिए जो युवा है उसमें बीपी थोड़ा ज्यादा रहता है, हाई रहता है। जो वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उनमें ब्लड प्रेशर क्या होता है, थोड़ा कम होता है, यानी प्रेशर उसमें कम मारता है। यही बात है कि यह उम्र, लिंग, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। आपका मानसिक स्थिति कैसा है, शारीरिक स्थिति कैसा है, बीमार है नहीं है, इस पर भी निर्भर करेगा। फिर यदि मान लीजिए कि अधिक रक्तचाप हो गया, यानी जिसको हाई बीपी कहते हैं, हाई बीपी के कारण हृदयाघात हो सकता है। यानी हृदयाघात मतलब समझते हैं, जिसको हम कहते हैं, नहीं इसको कहते हैं कि हाई बीपी के कारण हृदयाघात, यानी कि हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हृदयाघात को ही हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक को। इसी को हार्ट अटैक कहते हैं, समझे। तो वही बात है, यदि हाई बीपी होगा तो हार्ट अटैक की भी संभावना हो सकती है। फिर किसी भी मनुष्य में अधिक बीपी होने पर उसे हाइपर टेंशन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। फिर है कि किसी भी मनुष्य में कम बीपी होने पर उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। देखिए हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन दोनों में बहुत फर्क है। देखिए हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन बहुत फर्क है इसमें, इसको याद रखिएगा। अधिक बीपी होने पर हाइपरटेंशन, कम बीपी होने पर हाइपोटेंशन। और जो रक्तचाप है उसको हम किसी यंत्र से मापते हैं, तो स्टेथोस्कोप से मापते हैं। इसी स्टेथोस्कोप को हम क्या कहते हैं, तो आला कहते हैं। इसी स्टेथोस्कोप को हम क्या कहते हैं, आला। जो डॉक्टर ऐसे कान में लगाकर ऐसे चेक करता है, ऐसे ऐसे देखकर ऐसे चेक करेगा, कान में लगा लेगा, ऐसे चेक करता है। तो ये जो आला जिसको आप कहते हैं, उस आला को हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहा जाता है उसी को। इसी के द्वारा डॉक्टर बीपी का माप करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कि मनुष्य में उच्च रक्तचाप के कई कारण हो सकते हैं, यानी हाई बीपी का वो कई कारण हो सकता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, हाई बीपी। तो जो हाई बीपी है उसका कई कारण हो सकता है, यानी मानसिक चिंता। मान लीजिए कि आप किसी कष्ट में हैं, कोई आपके मन में कुछ बात है, चिंता में है आप, तो इसके कारण भी आपका हाई बीपी हो सकता है। कलेश, यानी मान लीजिए घर में लड़ाई झगड़ा हो गया है या आस पड़ोस में कहीं कलेश हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया है, इसके कारण बीपी हो सकता है हाई बीपी। उत्सुकता, मान लीजिए कि आप बहुत खुश हो गए, आपका लॉटरी लग गया खतरनाक लेवल का, आप बहुत खुश हो गए, तो आपका क्या हो जाएगा, इससे भी आपका क्या हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है। और बहुत हाई बीपी के कारण आपको पता है कि हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की संभावना होती है। मान लीजिए पारिवारिक खुशी, परिवार में मान लीजिए कि केकरो पास आ गया 2 करोड़ रुपया एक के बार, 5 मिनट में 2 करोड़ आ गया। अब मान लीजिए पारिवारिक खुशी एकदम खतरनाक लेवल खो गया, तो हाई बीपी से भी हो सकता है और हृदयाघात की संभावना होगी। चलिए सबसे पहले यानी रक्त यानी ब्लड, देखिएगा ब्लड क्या होता है, देखिएगा रक्त लाल रंग का गाढ़ा तथा क्षारीय द्रव है। यानी रक्त कैसा होता है, उसका कलर लाल होता है और क्या है, क्षारीय द्रव है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है पीएच मान, यानी क्षारीय द्रव है। कैसा द्रव है, रक्त एक क्षारीय द्रव है। उसके अलावा है कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा है, तरल संयोजी उत्तक है, न ज्यादा गाढ़ा है और न ज्यादा पतला है, मतलब मीडियम में रहता है। फिर अब प्रत्येक मनुष्य में रक्त उसके वजन का 6 से 10% होता है। यानी मान लीजिए कि कोई मनुष्य का वजन है, कोई मनुष्य का वजन मान लीजिए 100 केजी है, कितना केजी है, 100 केजी है, तो उसके वजन का 6 से 10% रहेगा। यानी उस मनुष्य में या तो रक्त रहेगा 6 से लेकर 10 लीटर के बीच, उसके जो शरीर में रक्त होगा वो 6 से लेकर 10 लीटर के कितना होगा, 6 से 10 लीटर के बीच होता है होगा। उसके बाद है रक्त, यानी 5 से लेकर 6.5 लीटर पुरुष में होता है, यानी पुरुष में 5 से लेकर 6 लीटर, इसको हम कह सकते हैं 6.5। उसके बाद महिलाओं में यह 4 से 4.5 से कितना होगा, तो 6 लीटर महिलाओं में रक्त होता है। अलग अब मान लीजिए कि जो पतली दुबली महिला उनमें थोड़ा कम रक्त होगा, जो तनी ठीक ठाक उनमें थोड़ा ज्यादा होगा। उसी प्रकार पुरुषों में जो पतला दुबला पुरुष है उसमें थोड़ा कम होगा रक्त, और जो एकदम हट्टा कट्टा पुरुष है उसमें थोड़ा ज्यादा रक्त की मात्रा होगा। तो ये लगभग इसके बीच रहता है सब में, पुरुष में इसके बीच रहेगा, महिलाओं में इसके बीच रहता है। चलिए आगे है फिर
आ गया कि रक्त को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो रक्त को दो भागों में बांटते हैं, यानी जो आपका ब्लड है इसको हम कितने भागों में बांटते हैं, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। ये जो ब्लड है, एक है आपका प्लाज्मा और एक है आपका रुधिरांश। देखिएगा पूरे रक्त का जो प्लाज्मा है, मान लीजिए कि हम रक्त को मान लीजिए 100%, रक्त को हम क्या मान लीजिए पूरे शरीर में जितना रक्त है उसको हम 100% मान लिए, तो उसमें जो प्लाज्मा होता है वो लगभग आपके शरीर में 60% होता है अकेले प्लाज्मा। और रुधिराणु कितना प्रतिशत हो गया इधर से, इधर रुधिराणु बच गया आपका 40%। अब प्लाज्मा में क्या होता है देखिएगा, यहाँ से प्लाज्मा आपका है, फिर आपको बताएंगे कि रुधिराणु को कितने भाग होते हैं, 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब आपको बताएंगे आगे है। तो आपको सबसे पहले देख लेते हैं प्लाज्मा क्या है। देखिए यह हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा द्रव्य होता है, यानी प्लाज्मा क्या होता है, तो हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव्य होता है, समझे। या कुल रंग का 55%, यानी 55 से 60 है, 55 से कितना प्रतिशत है, तो 55 से 60। अब देखिए इधर अगर 55 होगा तो इधर होगा 45, इधर अगर 60 है तो इधर होगा 40। ये 2-4% का ये इधर उधर होते रहता है, समझे। अलग अलग मनुष्य में अलग अलग होता है, किसी में 55, किसी में 65, लेकिन लगभग 55 से 60। अगर देखिए इधर 55 होगा तो इधर 45 हो जाएगा, इधर 60 है तो इधर 40 हो जाएगा, बस। फिर अब प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है, पानी होता है, यानी जो पूरा प्लाज्मा है, इस पूरा प्लाज्मा में 90%, कितना प्रतिशत, तो 90% इसमें पानी होता है। 90% क्या होता है, लगभग पानी। और उसके बाद 0.18% ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को आपको बताया, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12 और क्या होता है O6, यानी ग्लूकोज होता है इसमें 0.18%, यानी 1% से भी बहुत कम। फिर 6 से 8% क्या होता है, प्रोटीन होता है, अलग अलग प्रोटीन होता है 6 से 8%। फिर 0.9% अकार्बनिक लवण होता है। देखिएगा प्लाज्मा में मेन रूप से होता है, देखिएगा इसमें प्रोटीन आगे क्या होता है कि प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन क्या कहलाता है, प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है। और इसमें मुख्य रूप से एल्ब्यूमिन 4% होता है, ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन 2.5% होता है, और जो फाइब्रिनोजेन है वो होता है 0.3%, और जो प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन है ये होता है आपका 0.3%। देखिएगा जैसे मान लीजिए कि प्लाज्मा है, क्या है, प्लाज्मा। देखिएगा ये कुल प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, तो 60%। अब ये जो 60% प्लाज्मा है, इसमें देखिए क्या होगा आपका कि सबसे पहले इसमें 90% कितना, पानी कितना प्रतिशत होगा, तो पानी इसमें रहता है 90% पूरे प्लाज्मा का, पूरे प्लाज्मा का लगभग 90% पानी। अब जो आपका यहाँ पर फाइब्रिनोजेन बताया और प्रोथ्रोम्बिन बताया, क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, 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 और उसके बाद जो आपका फाइब्रिनोजेन है, क्या है आपका, तो फाइब्रिनोजेन। देखिए ये दोनों क्या होता है, फाइब्रिनोजेन, ये जो दोनों है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, देखिए ये क्या करता है, ये दोनों का काम क्या है, मान लीजिए कि शरीर में यदि कहीं कट उठ गया है, शरीर में क्या हो गया है, कट उठ गया है, तो शरीर में कटने उठने के बाद क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन को पता चलता है कि यदि शरीर में कहीं कट गया है तो क्या करेगा कि तुरंत रक्त को जमा देता है, रक्त को क्या करेगा, यानी उसके जो आगे वाला भाग है जो ऑक्सीजन के वायु के संपर्क में आ चुका है, तो वायु के संपर्क में आया हुआ रक्त को जमा देता है, और जो रक्त है यानी उसको जाम कर देगा। जैसे मान लीजिए सिंपल बात है कि जब हम घर में, जैसे मान लीजिए कि एक टंकी है कोई, उस टंकी में हम पानी को पूरा भरे हुए हैं, कहीं से लीकेज हो गया टंकी में, तो ऐसा तो नहीं करते कि पूरे टंकी के ऊपर कवर लगा देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। जहां पर कटता है उसके अंदर से या मान लीजिए बाहर से हम क्या करते हैं, कोई चीज को लगा देते हैं, नहीं उसको चिपका देते हैं अच्छा से, ताकि पानी जो बह गया है और जो बचा बह गया है तो चल गया है, जो बचा है वो फिर बाहर नहीं निकले। उसी प्रकार होता है शरीर में। अब मान लीजिए कि शरीर में कहीं कट गया और रक्त जमबे नहीं करेगा, सब रक्त बाहर निकल जाएगा, कितना दाबेंगे नहीं दबेगा। तो क्या होता है कि जब शरीर से कहीं कट उठ जाता है तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन है, यानी प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन, ये दोनों मिलकर रक्त को क्या कर देता है, तो दोनों मिलकर रक्त को जमा देता है, और जमाने के बाद क्या होता है, वैसे आगे उसका एक परत बन जाता है और रक्त बाहर निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और प्लाज्मा एक चीज का और काम करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और देखिएगा ये जो एंटीबॉडी क्या होता है कि एंटीबॉडी बीमारी से लड़ने में क्या करता है, मदद करता है, बाहरी जो बैक्टीरिया है उससे लड़ने में एंटीबॉडी मदद करता है, समझे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कि नोट में कि रक्त जमने की प्रक्रिया में
प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन अलग हो जाता है। अब आपको अभी बताए कि मान लीजिए कि शरीर में कहीं कट उठ गया है तो फाइब्रिनोजन और आपका जो प्रोथ्रोम्बिन है ये दोनों मिलकर क्या करेगा कि रक्त को जमा देगा। उसी प्रकार अब मान लीजिए कि जब हम ब्लड जांच करवाने जाते हैं तो डॉक्टर मान लीजिए वो भी तो रक्त निकालता है, वो भी तो रक्त जम जाएगा, तो रक्त जम जाएगा, समझे। तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर क्या करता है कि एक मशीन आता है या यंत्र कहिए, उस मशीन के माध्यम से क्या करता है कि रक्त को उस मशीन में देता है और मशीन क्या होता है कि ऑटोमेटिक उससे क्या होता है कि जो फाइब्रिनोजन है और प्रोथ्रोम्बिन वो अलग हो जाता है और अलग होने के बाद जो वह रक्त बचता है वह रक्त को हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। वह रक्त को हम क्या कहते हैं, सीरम। इसी सीरम से ब्लड जांच होता है, समझे। डायरेक्ट रक्त को लेकर डॉक्टर ब्लड जांच नहीं करता है, खून जांच नहीं करता है। वो क्या करेगा कि सबसे पहले एक यंत्र आता है उसमें देगा, उससे फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को अलग करेगा। जब रक्त नहीं जमेगा तब उसका जो शेष भाग बचेगा प्रोथ्रोम्बिन और जो आपका फाइब्रिनोजन है ये दोनों जब अलग हो जाता है तो उस रक्त को हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। और वही इसी सीरम से ब्लड जांच होता है, इसी सीरम से किसका जांच होता है, खून जांच होता है और इसी से पता चलता है। यदि ये दोनों मिला रहेगा तब तो रक्त जम जाएगा, ब्लड जांच होवे नहीं करेगा। इसी से क्या होता है, खून जांच। जांच लिखा हुआ है, इसी से क्या होता है, खून जांच। इसी से खून जांच होता है, समझे। अब देख लेते हैं प्लाज्मा का क्या कार्य है। देखिएगा प्लाज्मा का कार्य है यह सरल भोज्य पदार्थ एवं गैसों का परिवहन करता है, यानी कि एकदम आसानी से गैस का परिवहन करेगा। भोजन जो पच चुका है उसका परिवहन करता है, या उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करता है। जो शरीर में गंदा पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ है उसका भी परिवहन करता है, या शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, यानी शरीर का टेम्परेचर कैसा रहेगा, कितना रहेगा, इस सब का मेंटेन करेगा। यह रक्त के पीएच मान को भी नियंत्रित करता है। रक्त का पीएच मान यानी 7.4 है तो 7.4 कैसे रहेगा इस पर भी नियंत्रण इसी का है, प्लाज्मा का, समझे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लाल रक्त कोशिका, इसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कोशिका को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। देखिए इसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट। तो मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाएं गोल उभयताल और केंद्रक रहित होती है। यानी लाल रक्त कोशिका क्या होता है, गोल होता है। किस टाइप से होता है, तो उसका गोल टाइप से होता है और उसमें एकदम लाल टाइप से रहेगा। किस टाइप से होगा, वो गोल टाइप से होता है और उसमें एकदम पूरा लाल टाइप से भरा हुआ रहेगा। लाल टाइप से कैसे रहेगा, पूरा तो लाल टाइप से इसे भरा हुआ रहता है, समझे। इस टाइप से एकदम गोल टाइप से होगा उसका। इसी टाइप से जो होता है आपका, और क्या है, इसका जो व्यास होता है वो 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। यानी व्यास, मान लीजिए एक गोला लिए तो गोला को यहां से यहां तक हम नाप दिए तो क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। इसका व्यास 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है, यानी यहां से यहां हम नाप देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से 8 माइक्रोमीटर। यहां से हम नाप देंगे 7 से 8 माइक्रोमीटर। फिर आपको बताया कि यह केंद्रक रहित होता है। यह क्या होता है, केंद्रक रहित होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। अब प्रत्येक लाल रक्त कोशिकाएं में आयरन युक्त यानी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और क्या होता है, जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल। यानी क्वेश्चन यदि पूछेगा कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, देखिएगा रक्त का जो रंग लाल होता है वो होता है आपका आरबीसी के कारण। किसके कारण होता है, आरबीसी। यदि आरबीसी ऑप्शन में है तो आरबीसी ऑप्शन में नहीं है। यदि ऑप्शन में कहीं आपको मिल रहा है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन में क्या मिल रहा है, हीमोग्लोबिन, तो आंसर होगा हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमो जो ग्लोबिन है वो आरबीसी के अंदर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी यदि ऑप्शन में नहीं रहेगा तो रहेगा आयरन। क्या रहेगा, आयरन, जिसको कहते हैं लोहा। देखिए आपका जो यहाँ से आयरन है, यानी आयरन रहता है हीमोग्लोबिन के अंदर और हीमोग्लोबिन रहता है आरबीसी के अंदर। तो तीनों में से जो ऑप्शन में रहेगा आप उसको टिक लगा दीजिएगा। चलिए फिर आगे है कि हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का वाहक भी कहा जाता है। यानी ऑक्सीजन को फेफड़ा से माइटोकॉन्ड्रिया तक कौन लेकर जाता है, तो यहाँ से लेकर जाता है आपका ऑक्सीजन लेकर जाता है, यानी हीमोग्लोबिन लेकर जाता है ऑक्सीजन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका नोट में कि जब हीमोग्लोबिन O2 को रक्त के माध्यम से शरीर में ले जाता है, यानी ऑक्सीजन को, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर क्या हो जाता है यहाँ से, तो शरीर में लेकर जाता है तो उसको हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, कार्बोक्सी ने ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखिएगा यहाँ से
इसको क्या कहते हैं, ऑक्सी, यानी ऑक्सीजन है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वही बात बोले कि जब हीमोग्लोबिन यानी एचबी हीमोग्लोबिन रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा तक लाता है, कहां तक ला देगा, फेफड़ा तक, इसको हम कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन को लेकर जाता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर आपको बताए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 115 दिन का होता है। और आरबीसी का कब्रगाह हम किसको कहते हैं, पिलिया यानी स्प्लीन को कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह यानी आरबीसी का मृत्यु होगा आपका स्प्लीन में, यानी किसमें होगा, पिलिया में होगा। और आपका ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है दायां साइड में, किस साइड में, दायां साइड में पिलिया। चलिए आगे है फिर आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी इसी को हम कहते हैं WBC, इसी का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। तो जो आपका श्वेत रक्त कोशिका है यानी WBC ल्यूकोसाइट, इसको क्या होता है, ये देखिए, ये अनियमित आकार की केंद्रक युक्त कोशिका होती है, यानी इसका कोई आकार नहीं होता है, कोई आकार इसका फिक्स होवे नहीं करेगा, और इसमें केंद्रक लेकिन होता है, केंद्रक। अब केंद्रक आपको बताएंगे कि जैसे कोशिका का मेन दिमाग होता है केंद्रक, समझे। फिर इसका जो आकार होता है वो 18 से 15 माइक्रोमीटर होता है, बहुत छोटा होता है इसका आकार, और यह रंगहीन होता है, इसमें इसका कोई रंग नहीं होता है, इसी कारण श्वेत हुआ। जब कोई रंग नहीं है तो क्या होगा, यहाँ से श्वेत रंग हो जाएगा, इसी कारण इसको हम कहते हैं WBC यानी श्वेत रक्त कणिका, समझे। फिर आपका यहाँ से कि यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, एंटीबॉडी का, यानी श्वेत जो रक्त कोशिका है, यानी इसी में आपका पाया जाता है एक लिम्फोसाइट, क्या पाया जाता है आपका, एक लिम्फोसाइट, और एक इसी में आपका पाया जाता है मोनोसाइट, इसी में क्या पाया जाता है, मोनोसाइट। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इसमें बताएंगे आपको कि कैसे क्या होता है इसमें रक्त, शरीर में जो रक्त है, यानी मान लीजिए कि हम दवाई ववाई खाते हैं तो कैसे बीमारी ठीक हो जाता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, देखिएगा। फिर है कि आपका रक्त पट्टिकाणु, जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट। तो प्लेटलेट जो है यह सबसे छोटे आकार की रक्त कोशिकाएं होती है, यानी प्लेटलेट इससे भी छोटा होता है, WBC से भी, और इसका जो व्यास होता है वो 2 से कितना होता है, 3 माइक्रोमीटर होता है, इससे भी छोटा। फिर इसकी संख्या लगभग 1 से 1.5 लाख वर्ग मिलीमीटर, यानी पूरे जो शरीर है इसमें कितना होता है, लगभग 1 से 1.5 लाख, यानी इसको हम 2 लाख भी कह सकते हैं, लगभग किसी किसी में 2 लाख, तो लगभग इसमें 2 लाख क्या रहता है आपका, इसमें रक्त पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट होता है, समझे, और प्रत्येक मनुष्य में, और यह अस्थि मज्जा में निर्मित होता है, और जो रक्त है वो थक्का बनने में इसको मदद करता है, यानी प्लेटलेट के कारण ही रक्त जो है वो द्रव यानी तरल पदार्थ, यानी जिसको आप कहते हैं पंचुच्छू नहीं बनता है, इसको एकदम ठीक ठाक थक्का में रहता है, इसको तरल अवस्था में, तो इसी के वजह से रहता है आपका प्लेटलेट के वजह से। यदि प्लेटलेट की संख्या कम है तो उससे एकदम शरीर में आपको लगेगा कि कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा आपको सीधा, तो इसी कारण प्लेटलेट का रहना क्या है, शरीर में जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लसिका, क्या है आपका, लसिका यानी लिम्फ। देखिए यह एक रंगहीन अथवा हल्की पीले रंग का क्या होता है, द्रव है, और यह WBC के लिम्फोसाइट के साथ रहता है, और इसका निर्माण अस्थि के ऊपर लसिका ग्रंथि में होता है। आपको भी इसका बात बताएंगे इसमें कि लिम्फोसाइट क्या है, आगे मोनोसाइट क्या है, और जो लसिका है वो लिम्फोसाइट के साथ क्यों रहता है, समझे। तो लसिका का कार्य से पहले देख लीजिए कि इसका काम क्या है लसिका का, उसके बाद आपको बताएंगे कि लिम्फोसाइट के लिए। तो इससे पहले हम देखिए लेते हैं इसमें क्या है आपका, इससे पहले देख लेते हैं, देखिएगा यहाँ से, देखिएगा क्या होता है यहाँ से। जैसे मान लीजिए कि आपको ब्लड के बारे में बता रहे थे, यानी ब्लड, रक्त, ये जो आपका ब्लड है, आपका क्या है, ब्लड है, इस ब्लड में देखिएगा इसको हम कितना भागों में बांटे हैं, 2 भागों में। कितना भागों में बांटे इसको, 2 भागों में। देखिए एक आपको बताए प्लाज्मा, एक आपको क्या बताए, प्लाज्मा, और एक प्लाज्मा के बाद आपको बताया यहाँ से कि इसको दूसरा जो भाग है, तो दूसरा भाग है इसका रुधिराणु। दूसरा भाग क्या है ब्लड का, रुधिराणु। दूसरा भाग जो रुधिराणु है, इसमें देखिएगा आप इसको, प्लाज्मा आपको बताए कि पूरे रक्त का कितना प्रतिशत होता है, तो 60% होता है पूरे रक्त का, और 60% के बाद जो आपका रुधिराणु होता है ये होता है पूरे रक्त का 40%। आपको बताए कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाएगा, तो मान लीजिए कि प्लाज्मा में यहाँ से आपका पाया जाता है आपका प्रोथ्रोम्बिन, क्या पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन के बाद यहाँ से क्या पाया जाएगा आपका, तो यहाँ से पाया जाएगा आपका फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन,
फाइब्रिनोजेन, और फाइब्रिनोजेन के बाद यह एंटीबॉडी का भी निर्माण करता है। डब्ल्यूबीसी भी एंटीबॉडी का निर्माण करता है और यह भी एंटीबॉडी का निर्माण करता है आपका, यह भी एंटीबॉडी का कार्य करता है। एंटीबॉडी का यह भी कार्य करता है, समझे। उसके अलावा इसमें आपको बताएं कि जो रुधिराणु है इसको हम कितने भागों में बांटते हैं, रुधिराणु को इसको बांटते हैं 3 भागों में। एक आपका होता है आरबीसी, और एक होता है आपका डब्ल्यूबीसी, और एक आपका होता है प्लेटलेट। प्लेट क्या होता है यहाँ पर, प्लेटलेट होता है। देखिएगा आपका जो आरबीसी है, तो आरबीसी का जो जीवन काल है, आरबीसी का जीवन काल वो कितना होता है, 120 दिन होता है। कितना दिन होता है, 120 दिन आरबीसी का जीवन काल। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है आपका यहाँ से 4 से लेकर 6 दिन तक, यानी 4 से 6 दिन के बाद क्या होगा, तो नया डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। और प्लेटलेट का जीवन काल कितना दिन का होता है, इसका जीवन काल लगभग मान लीजिए, इसका जीवन काल बहुत ज्यादा दिन नहीं होता है, इसका भी मान लीजिए इसको हम कह सकते हैं 10 दिन का। कितना दिन का कह सकते हैं, लगभग 10 दिन का। अब किसी में कम, मान लीजिए जो मनुष्य बीमार है उसमें थोड़ा कम हो जाएगा, जो ज्यादा ठीक ठाक है उसमें थोड़ा ज्यादा रहता है, लगभग इसको हम माने हैं। अब देखिए इसमें, देखिए आपका क्या होता है, देखिएगा कि जो डब्ल्यूबीसी है, क्या है आपका डब्ल्यूबीसी, देखिए इसमें आपका पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में आपका पाया जाएगा क्या, देखिएगा लिम्फोसाइट। क्या पाया जाएगा डब्ल्यूबीसी में, लिम्फोसाइट। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिएगा आपका जो डब्ल्यूबीसी है इसमें देखिए लिम्फोसाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिम्फोसाइट। अब ये जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट के बाद इसमें क्या होता है, मोनोसाइट। इसमें क्या होता है, मोनोसाइट। और मोनोसाइट के बाद देखिएगा इसमें क्या, देखिए जो लिम्फोसाइट है और जो क्या है आपका यहाँ से मोनोसाइट है, देखिएगा इसमें क्या होता है। देखिए आपको इसमें कहानी बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया है, शरीर में क्या क्या प्रवेश किया, बाहरी बैक्टीरिया जो हम मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। अब मान लीजिए शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो सबसे पहले क्या करेगा कि प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है उसको पता चल जाएगा। प्लाज्मा में क्या है आपका एंटीबॉडी, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी है, इसको पता चल जाएगा। और यह क्या करेगा, एंटीबॉडी चारों ओर से इसको घेर लेगा। इस जो बैक्टीरिया है या एंटीबॉडी चारों ओर से बैक्टीरिया को घेर लिया। अब यह जो आपका यहाँ से बैक्टीरिया है, देखिएगा या जो बैक्टीरिया है यह क्या क्या करता है, यह सूचना भेजता है इसके लिम्फोसाइट के पास, और लिम्फोसाइट आता है और इस बैक्टीरिया को मार देता है। लिम्फोसाइट इस बैक्टीरिया को क्या कर देता है, मार देता है। और मारने के बाद क्या करता है कि मोनोसाइट इस बैक्टीरिया को क्या कर देता है, तो इसको नष्ट कर देता है। इसको क्या कर देता है, नष्ट, यानी इसको शरीर से बाहर निकाल देता है। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो रक्त है, तो रक्त में लाइसोसोम ग्रंथि नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम, ये जो लाइसोसोम है, केंद्रक है, ये सब किसमें, क्लास 9 में है आपको। तो क्लास 9 में आपका लाइसोसोम क्या होता है, ये क्लास 9 वाला चैप्टर में आपको बताएंगे। तो इसमें जो है मोनोसाइट क्या करता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसी कारण मोनोसाइट क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया मर चुका है इसको नष्ट करने का काम करता है, इसको फिर बाहर निकालने का काम करता है आपका कौन, मोनोसाइट, समझे। अब देखिए इसमें जो आपको लिम्फ बता रहे थे, क्या बता रहा था आपको, लिम्फ। इसको देखिएगा। अब देखिए कि जो लसिका है, वो लसिका किसके साथ रहता है, तो लसिका रहता है लिम्फोसाइट के साथ। डब्ल्यूबीसी के लिम्फोसाइट के साथ आपका क्या रहेगा, तो लसिका रहता है। और लसिका काय रहता है, तो देखिए यह लिम्फोसाइट सुरक्षा करता है बाहरी बैक्टीरिया से, नहीं उसको मारता है। इसी कारण यह लिम्फोसाइट रहता है किसके साथ, तो यह रहता है आपका, इसके साथ रहता है, लसिका के साथ है, लिम्फोसाइट के साथ लसिका रहता है। देखिएगा तो वही आपको बताए कि लसिका का कार्य में कि यह शरीर में तरल पदार्थ का क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। यानी मान लीजिए शरीर में कोई तरल पदार्थ है, उसका संतुलन बनाएगा। यह संक्रमण से क्या करता है, रक्षा करता है, संक्रमण से भी रक्षा करता है। और यह छोटे मोटे घाव को भी भरेगा, और यह वसा का भी अवशोषण करता है। यानी मान लीजिए लसिका का काम वही हुआ कि लिम्फोसाइट जो बाहरी बैक्टीरिया है उसको घूम घूम करके मारता है, और जो आपका लसिका है वो लिम्फोसाइट का पिछलगवा है,
तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है, यानी उसके साथ ही रहता है। और मान लीजिए शरीर में कहीं छोटा मोटा ऊपर से कट उठ जाता है तो लिम्फोसाइट क्या करता है, लसिका क्या करता है, उसको भरने का काम करता है। तो लसिका छोटे मोटे घाव को भर देता है। यदि बड़का घाव है तो उसको भरने का काम तब उससे लसिका से नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर छोट मोट घाव है तो उसको लसिका भर देता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह रक्त समझ में आया होगा कि मनुष्य के शरीर में रक्त कितना होता है। और फिर आपको इससे पहले बताए कि जो बीमारी से सुरक्षा कैसे होता है, इसमें आपको बताया बीमारी से सुरक्षा कैसे होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, फिर आपको डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, प्लेटलेट का जीवन काल, तो ये सब आपको हम इससे पहले बता दिए हैं, समझे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सब समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम क्या करते हैं, धन्यवाद। और आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, और बोर्ड एग्जाम अब नजदीक आ गया है तो आप लोग इसको एकदम बढ़िया से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।